हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर चल रहा था, 2 लेक्चर हो चुके थे। अभी तक इन दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, जिसमें ग्लूकोज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ओपन स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हो गई है। आज के लेक्चर हम लोग यहाँ पर जो डाइसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स में हमें 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिया गया है, सुक्रोज का, माल्टोज का, ठीक है, और लैक्टोज का। इन सबको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा भी पॉलीसेक्राइड्स वगैरह को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो डाइसैकेराइड्स है वो कैसे यहाँ पर बना है और उसके मोनोमर यूनिट्स कौन है, कैसे देखा जाएगा, उनकी बात करते हैं। तो एक डाइसैकेराइड से नाम है सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और इसको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग आकर के यहाँ पर सुक्रोज को देखेंगे और फिर उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करते हैं। तो फर्स्ट डाइसैकेराइड जिसके बारे में हम लोग को देखना है, नाम है उसका सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। अगर सुक्रोज की बात करते हैं, सुक्रोज के बारे में हमें क्या क्या पता है आप बताओगे। सबसे पहले बात ये क्या है, ये एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड्स है। और दूसरा क्या हो जाता है, सुक्रोज हमारा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो एक बात और आपको ध्यान देना है। ये तो डाइसैकेराइड से सबसे इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं। ये क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर के बना। वो कौन कौन से मोनोसेक्राइड से, अल्फा बीटा के साथ आपको बताना है। अब बताओगे अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस याद रखना बीटा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। केवल इतने से काम नहीं चलने वाला है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही मिल करके वहाँ पर सुक्रोज बनाते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हमें वो भी देखना है वो अल्फा वाला है कि बीटा वाला। तो ग्लूकोज का अल्फा वाला और फ्रक्टोज का बीटा वाला यहाँ पर फॉर्म होता है, वो मिल करके बनाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, सुक्रोज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये दोनों लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिले, तो ग्लूकोज का C1 कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा, C4 कार्बन मिलता है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज कह सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जुड़ेगा। कैसे बनेगा अभी आपको दिखाता हूँ, लिंकेज से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है ग्लूकोज के बारे में। अभी इसके आगे भी कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो आते हैं यहाँ पर वापस कैसे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पूरा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर्स बताया है, ग्लूकोज का बताया, उनके अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म का, सारी चीज़ें। अब आते हैं यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर फर्स्ट और 5th कार्बन के बीच में ही ये ऑक्सीजन लिंकेज पाया जाता है। ये पहला होगा, ये 5वां, तो इसका मतलब ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और यहीं पर OH और H लगे होंगे। अल्फा फॉर्म है, तो अल्फा क्यों कहा जाता है, फर्स्ट कार्बन पे या फिर पहले कायरल कार्बन पे OH ग्रुप नीचे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। दूसरे पे भी आपको पता है नीचे पाया ही जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ओपन स्ट्रक्चर से जब साइक्लिक बनाया था आपको पता है जो राइट साइड पाया जाता है वो डाउन द ग्रुप होंगे, यहाँ पर डाउन साइड पाए जाएंगे, और जो लेफ्ट था वो अप साइड पाया जाएगा। 3rd पोजीशन पे आपको OH ग्रुप लेफ्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पर ऊपर दिखेगा, ये नीचे। 4th पे फिर से आपको राइट साइड OH दिखता है, ठीक है, ऐसे। और 5th की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H होगा, और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, HCH2OH ऐसे वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे। ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, ये अल्फा वाला ग्लूकोज आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब मैं आपको यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज बताने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मैंने गलत लिखा है। जब बताओ कि यहाँ पर C1C2 लिंकेज है, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर C1C2, तो याद रखना यहाँ पर C1C2 लिंकेज है। अब यहाँ पर मैं पहले आपको फ्रक्टोज यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, क्या करना है कैसे वो समझेंगे। मैं यहाँ पर पहले आपको फ्रक्टोज बना करके दिखाता हूँ। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक फ्रक्टोज है, वो भी फ्रक्टोज कौन सा है बताओ, फ्रक्टोज हमारा बीटा वाला। तो इनका जो पहला कायरल कार्बन ये है, आपको बताइए दूसरा कार्बन होगा, ये 5वां कार्बन होगा, इसका मतलब ये तीसरे हैं और ये चौथे। तो
ये बीटा है तो आपको पता है OH ग्रुप कहाँ पर होगा, ऊपर, और नीचे होगा CH2OH। सारी चीजें लास्ट लेक्चर में बताई गई हैं आपको, ठीक है। और ये तीसरे कार्बन पे OH आपको पता है लेफ्ट साइड चला जाता, चाहे ग्लूकोज चाहे फ्रक्टोज, इसलिए इसका OH ऊपर होगा, चौथे पे नीचे ही रहेगा, ठीक है ये। और पांचवे पे फिर से आप बताओगे यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। लिंकेज जो यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान से समझना, जो लिंकेज हो रहा है एक्चुअली क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एक मोनोसेक्राइड्स का OH ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड का कोई एक OH ग्रुप जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो आपस में वहाँ पर रिएक्ट करके वाटर को रिलीज करके वहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसमें कहा गया है, देखना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज का C1 कार्बन इन्वॉल्व होगा और फ्रक्टोज का C2 कार्बन। ग्लूकोज का C1 मतलब पहले नंबर का कार्बन तो ये है, और फ्रक्टोज का दूसरे नंबर का कार्बन ये है। अगर हम केवल इनको ऐसे लाते हैं तो 1 के सामने कौन पड़ रहा है आपका, तो 5 वाला पड़ेगा, लेकिन 5 के साथ तो बॉन्ड बनाना नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 वाले के साथ बॉन्ड बनाना है। 2 वाला ऐसे लिखते जाएंगे तो एक दूसरे के आमने सामने आएगा ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनेगा। तो हमें एक काम करना, अब इस स्ट्रक्चर को हमें ऐसे घुमा देना 180, ये ध्यान से समझना आपको, इस स्ट्रक्चर को मैं घुमाने जा रहा हूं, ठीक है, 180 इसको ऐसा घुमा दूंगा। उससे क्या होगा आपको पता है, इस स्ट्रक्चर को मैं घुमा दूंगा, जैसे अभी ऐसा है, अब इसको ऐसे था, जैसे ऐसे है, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा, तो जो चीज़ें यहाँ पर थी वो कहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ, और यहाँ जो है वहाँ पर ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और आपको ध्यान देना, पहले कोई चीज़ें ऐसी थी, ऐसे देख रहे, ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला नीचे, फिर जब मैं इसको घुमा दूंगा ऐसे 180, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पर भी होगा, जब मैं इसको यहाँ पर घुमाऊंगा तो याद रखना क्या क्या चीज़ें होंगी, 7 2 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ऊपर लगा ग्रुप था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे लगा था वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरे का, चौथा, ये पांचवा, ऐसे हो जाता है, ठीक, ऐसे कुछ होगा। अब दूसरे पे वैसे देखा जाए OH ग्रुप ऊपर हुआ करता था, लेकिन मैंने क्या बताया, पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिया, तो जो नीचे था वो ऊपर चला आएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाता है। इसीलिए OH ऊपर था तो OH अब कहाँ पर चला आएगा, आप बताओगे, ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर कौन चला जाए, बताओगे, CH2OH, CH2OH ये। उसके बाद तीसरे पे OH ऊपर था तब ये नीचे आ जाएगा, और चौथे पे आप देख रहे हैं यहाँ पर OH नीचे था तो ऊपर, H ऊपर था नीचे, और पांचवें पे देखो H नीचे हुआ कर तब ये ऊपर चला जाएगा और ये CH2OH नीचे आ जाएगा, ना समझ में, ऐसा हो जाता है। अब ये दोनों मोनोमर्स आप देख रहे हैं, ये अल्फा और ये बीटा फॉर्म, ये बीटा फॉर्म था, अब भी बीटा ही है, ऐसा नहीं कुछ और बदल दिया यहाँ पर, बस उसी को 180 घुमाए। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है, अब आप बताएंगे यहाँ से H और एक से OH निकल जाएगा, तो क्या निकल रहा है बताओ, वाटर निकल रहा है। तो वाटर निकला, लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन बचा रह गया वो ये इस कार्बन और इस कार्बन को कनेक्ट करेगा और कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ठीक है, और यहाँ पर इनको भी बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये कार्बन ग्लूकोज का, ये फ्रक्टोज का, ये 1 है, ये इनका वाला 2 है, इन्हीं के बीच में अब हमें ऑक्सीजन लिंकेज देखने को मिलता है। ये जो बचा हुआ एक ऑक्सीजन है तो वही क्या कर देता है, इन और इन कार्बन को कनेक्ट करता है। अब बचे हुए जो भी ग्रुप है अपनी अपनी जगह पर जैसे थे यहाँ पर वैसे यहाँ पर लिख देते हैं, ये दूसरे वाले पे OH H, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH और ये H, यहाँ पर OH और ये H, और तीसरे वाले बात है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे हो जाता है। फिर इनके पास आते हैं यहाँ पर ऊपर, आप बताओगे क्या दिखेगा आपको, CH2OH, और उसके बाद यहाँ पर OH H, तीसरे पे यहाँ पर उल्टा हो जाता है OH H, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर आते हैं CH2OH नीचे और H, ऐसे हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर आपको बताया गया है, ये जो आप यहाँ पर लिंकेज देख रहे हैं, ठीक, इसी लिंकेज को नाम दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से हम जानते हैं। आया समझ में? तो याद रखना है यहाँ पर ये पहला दूसरे का दूसरा कार्बन। और अब यहाँ पर ये तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाता है, साथ साथ यहाँ पर एक टर्म मैंने आपको बताया, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्यों हो जाता है आपको पता है? अब बताओ कि बिकॉज हेमी एसिटल ग्रुप इज एब्सेंट। हेमी एसिटल ग्रुप एब्सेंट। ठीक है, अब सवाल आता है हेमी एसिटल ग्रुप होता क्या है? तो मैं आपको ये बता दूं, जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा था तब भी बताया था। यहाँ पर जब हम एल्डिहाइड फिर कीटोन के ऊपर एक OH, एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जोड़ते हैं, तो हम वहाँ पर देखेंगे एक ही कार्बन पे OH भी दिखेगा और वहाँ पर OR ग्रुप भी देखने को मिलता है, जिसको कह सकते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल। इसी को हेमी एसिडल ग्रुप कहा जाता है और ये ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं। जब याद रखना यहाँ पर केवल हमारा क्या था, यहाँ पर ग्लूकोज था या फिर हमारा फ्रक्टोज था, तो वहाँ पर था। जैसे इस कार्बन को देखो, इसके पास OH है और यहाँ पर क्या होता है, OR है। OH और OR दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, इस कार्बन पे ध्यान दो तो आप बताओ कि ये कौन सा ग्रुप है, OR ग्रुप है और ये OH है। ऐसे यहाँ पर इस वाले दूसरे वाले कार्बन पे देखें अगर हम फ्रक्टोज के, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखेगा, OR और ये जो OH नीचे लगाया गया, ये जब ये अपने मोनोसेक्राइड फॉर्म में थे ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेमी एसिटल ऐसा सेटअप पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का पहला कायरल कार्बन हेमी एसिटल होता है, फ्रक्टोज का दूसरा, और यही दोनों लोग इन्वॉल्व हो गए किसमें, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब इनके पास कोई भी यहाँ पर हेमी एसिटल ग्रुप नहीं बचता है। जैसे आप इस कार्बन से अब देखें, अब बताएगा भाई OR तो रख रहे लेकिन OH नहीं है, केवल O। यहाँ पर इससे भी पूछा तो कहेगा OR है लेकिन अब OH नहीं रहा। इस कार्बन से पूछे, ये भी कहेगा भाई OR है लेकिन OH नहीं, ये CH2OH नहीं चाहिए हमें, डायरेक्टली इससे OH लगा चाहिए। ऐसे इनके पास भी आएंगे तो कहेगा भाई OR है लेकिन OH नहीं है, क्योंकि या तो H है तो CH2OH है। इसी कार्बन से ही जिससे OR लगा उसे OH होना चाहिए, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इतना कंफर्म हुआ? अभी आपको माल्टोज वगैरह लैक्टोज भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आखिर वो कैसे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और उसमें आपको इस टाइप का हेवी एसिटल ग्रुप साफ साफ देखने को मिलेगा। चलो ये हो गया। यहाँ पर एक चीज़ नोट करके यहाँ पर और ध्यान देते हैं हम लोग, और यहाँ पर आपको कहता है कि सुक्रोज ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर, उसको इनवर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। चलो तो इनवर्ट शुगर इसको क्यों कहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये रहा हमारा सुक्रोज। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते, क्या करते हैं भाई, हाइड्रोलिसिस, और आपको पता है अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मोनोसेक्राइड्स में टूटेगा। तो क्या देता है वहां पर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो आप बताओगे जो सुक्रोज होता है एक्चुअली वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्या हो जाता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। और ग्लूकोज की बात आती है, ग्लूकोज कहता है भाई मैं भी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हूँ, जिससे जन्म लिया है उसी की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन फ्रक्टोज कहता है नहीं, मुझे कुछ नया करना है, और वो क्या नया करके दिखाता है, वो लेवो रोटेटरी होता है। लेवो और डेक्स्ट्रो का मतलब जानते हैं ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट साइड घुमाते हैं। इनकी हाइड्रोलिसिस से जो ग्लूकोज बना वो कह रहा है मैं भी राइट साइड घुमाऊंगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जो क्या होता है, फ्रक्टोज कहता है मैं लेफ्ट साइड घुमाऊंगा। ये राइट साइड घुमाते हैं तो कितना घुमाते हैं आपको पता है, यहाँ पर 52.5 डिग्री ये राइट साइड घुमाते हैं, और इनका जब देखा गया तो यहाँ पर बताया गया -92.4 डिग्री कहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड घुमाता है। और आपको बताया इस सोल्यूशन में जितना अमाउंट ग्लूकोज का उतना अमाउंट फ्रक्टोज का है, क्योंकि सुक्रोज से इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का हिसाब, भाई ये 52 डिग्री से क्या कर 52.5 डिग्री से राइट, वो 92.4 डिग्री, ये ज़्यादा घुमा रहा है, वो भी लेफ्ट साइड। तो नेट हिसाब में जब हम देखेंगे लगभग 39.9 डिग्री, मतलब लगभग 40 डिग्री के आसपास की बात करते हैं। ये डेक्स जो आप बताओगे यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये लिवो रोटेटरी, आप बताओगे L या फिर माइनस। तो अब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि सुक्रोज अपने नेचर से डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस के बाद जो नेट सोल्यूशन बना वो कहाँ पर जा रहा है, लिवो रोटेटरी, फाइनल सोल्यूशन लिवो रोटेटरी हो जाता है। तो इसलिए बताया कि इसका जो व्यवहार हो जाता है वो चेंज हो जाता है, वो पलट जाता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। आया समझ में,
इनवर्ट शुगर हम इसको क्यों कहते हैं, तो आपको ये बताया गया सुक्रोज इज नोन एज इनवर्ट शुगर। उसका रीजन ये था कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स अ ओवरऑल सॉल्यूशन टू लिवोरोटेटरी। ठीक है, तो ऐसा देता है, इसीलिए यहाँ पर आपको बताया गया। तो ये एक बार इंपॉर्टेंट था, कैसे यहाँ पर आपने अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को आपस में मिलाया और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर आप बताओगे सुक्रोज बन के तैयार हो जाता है। कल को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे सब पूछा जा सकता है, आपको ये क्वेश्चंस में ये स्ट्रक्चर्स दे दे और पूछा जाए स्ट्रक्चर्स किसका है, ठीक है, या फिर आपको कह दिया जाए कि सुक्रोज का, आपको चारों ऑप्शन में ऐसे स्ट्रक्चर्स दे दिए जाए और पूछा जाए कौन सा स्ट्रक्चर सुक्रोज को रिप्रेजेंट करता है करेक्टली, तो आपको वहां पर ध्यान देना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर्स। और इसमें हो सकता है ऐसे 3-4 स्ट्रक्चर हो, इधर ग्लूकोज वाला इधर ये, इसके अलावा इनके रिलेटिव पोजीशंस भी आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। इसीलिए एक अच्छे क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ कि पहले ऐसे था बीटा डी फ्रक्टोज, फिर मैंने इसको ऐसे घुमाया जिससे कि जो OH था, जो ऊपर पाए जा रहे थे ग्रुप यहाँ पर वो नीचे हो गए, जो नीचे थे वो ऊपर चले गए, 2 यहाँ से खसक करके यहाँ पर आ गया। तो अब इसका पहला वाला इनका दूसरा वाला आमने सामने होते हैं, रिएक्ट करते हैं और OH आपस में रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज होता है और एक ऑक्सीजन लिंकेज जिसका बचा रह जाएगा वो इन दोनों कार्बन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। चलिए इसको मिटाएं यहाँ पर। ठीक, कैसे कैसे क्या किया गया, अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको वहां पर समझ में आएगा। चलो इसको रीड करते हैं। हम लोग को यहां से सुक्रोज से इसको रीड करने से पहले लास्ट लेक्चर में हो गया था। सुक्रोज के बारे में कहता है ऑन वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड्स इज सुक्रोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर्स ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। कह रहे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है जिसकी हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। फिर कह रहे हैं दीज टू मोनोसेकेराइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दोनों मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। बिटवीन, ये भी याद रखना, C1 किस कार्बन का है, किसका है, ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका है, बीटा डी फ्रक्टोज। ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं उल्टा कर देंगे कभी उसका 1 उसका 2, नहीं, एक का 1 ग्लूकोज का है 1 और फ्रक्टोज का है 2। पता है सिंस the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation। इनके जो reducing है, reducing मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सी OH वाला, ठीक है, ये क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। फॉर्मेशन सुक्रोज एंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो जिसकी वजह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज वहां पर हेमीएस्टल ग्रुप, हेमीएस्टल बार बार मैंने बताया आपको बनाया था, उसकी वजह से उनके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज थी। अब वो रिड्यूसिंग ग्रुप जो उनका था वो तो ग्लाइकोसिडिक में खर्च हो गया, अब उनके पास कोई रिड्यूसिंग ग्रुप बचा ही नहीं, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स बनाते हैं। यहाँ पर वही आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है। तो मैंने आपको जैसे स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, लेकिन मैंने आपको वहाँ पर 180 घुमाया, वो सारी चीज़ आपको दिखाई कि आपको दिखे कि आखिर कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और तीसरे पे OH ग्रुप कैसे नीचे आ जाता है, चौथे पे ऊपर चला जाता है और ये सारी चीज़ें पलट क्यों जाती। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना था, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और याद रखें अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज है। फिर सुक्रोज में जो मैंने आपको बताया, तो क्या डेक्स्ट्रोरोटेटरी से लिवोरोटेटरी हो जाना इनवर्ट शुगर, उसकी कहानियां बताने जा रहे हैं। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्या हो जाता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के दौरान ये क्या करता है, गिव्स अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रक्टोज। कह रहे सिंस द लिवोरोटेशंस ऑफ फ्रक्टोज, कितना हो जाता है लिवोरोटेटरी, जो फ्रक्टोज घुमा रहे हो कितना 92.4 डिग्री लेफ्ट साइड घुमा रहा है, इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेट्रेंस, राइट साइड वाला जो ग्लूकोज घुमा रहा था कितना, केवल 52.5 डिग्री घुमा रहा है। द मिक्सचर इज लिवोरोटेटरी, ओवरऑल मिक्सचर क्या हो जाएगा, लिवोरोटेटरी। फिर कहा गया 10 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशंस। कह रहे फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस वाले से टू लिवो माइनस। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हाइड्रोलिसिस हमने देखा, सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रो था, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद जो फाइनल सोल्यूशन वो लिवो रोटेशंस रखता है एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इनवर्ट शुगर। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वहां पर इनवर्ट शुगर का भी नाम देते हैं। चलो अब दूसरा डाइसैकेराइड्स की हम बात करते हैं, नाम है माल्टोज।
माल्टोज के बारे में अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर सबका एक एक बता दिया है वहाँ पर अच्छे से, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं माल्टोज के बारे में हम क्या क्या बातें ध्यान रखते हैं। माल्टोज के बारे में याद रखना, ये तो पहली बात आपका एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ये कहता है डाइसैकेराइड तो है ही, और साथ साथ आपका यहाँ पर याद रखना ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, अभी आपको दिखेगा। रिड्यूसिंग शुगर है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं और क्या आपको बताता है, कह रहे हैं ये अल्फा डी ग्लूकोज किसका डाइमर, केवल और केवल अल्फा डी ग्लूकोज का है। दोनों मोनोसेक्राइड्स अल्फा डी ग्लूकोज ही हैं, ग्लूकोज हैं, और दोनों ही कौन से, अल्फा डी ग्लूकोज है। लिंकेज C1C4 पाया जाता है। याद रखना C1C2 जितना आपके सिलेबस में है उसमें C1C2 केवल और केवल सुक्रोज में पाया जा रहा है, ठीक है, और कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, लिंकेज या फिर बॉन्ड, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। डाइसैकेराइड से, रिड्यूसिंग शुगर से, अल्फा डी ग्लूकोज है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर पाया जा रहा है। चलो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पहले अभी थ्योरी को देखेंगे। पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये OH यहाँ पर इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि सारी चीज़ मान लेते हैं यहाँ पर हम इसको नहीं देख रहे हैं। तो अगर मैं कह दूं अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ तो आप क्या बनाओगे, यहाँ पर पहला कार्बन पे आप OH लगा दोगे, लेकिन ऐसे तो OH लगाओगे। ये दूसरा कार्बन पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, केवल तीसरे पे ही पलटता है, दूसरे पे भी नीचे, चौथे पे भी नीचे होगा, पांचवें पे आपको बताया था यहाँ पर H होगा, ऊपर से H2H होगा अल्फा। और अगर इनकी तरफ आते हैं, ये हमारा पहला कार्बन है OH, आपको पता है अल्फा की बात हो रही है तो OH नीचे, बीटा होता तो ऊपर जाता, दूसरे पे भी नीचे ही होगा, तीसरे पे पलटता है, और चौथे पे यहाँ पर होता था, यहाँ पर मैं ऐसे लिखना चाहता था, लिख देता हूँ OH, ठीक ऐसे। फिर पांचवें पे तो ऐसे, सेम दोनों एक जैसे हैं। देखिए जब इनको करीब लाते हैं तो पहले वाले ग्लूकोज का 1 कार्बन और दूसरे वाले ग्लूकोज का 4th कार्बन का OH ग्रुप यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, जिसे मैंने वहाँ पर दिखाया, इसका H और इनका OH निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, वाटर। और ये जो ऑक्सीजन बचा रह गया इनको ही कनेक्ट करेगा, तो अब बताओगे कुछ ऐसे वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पर गैलेक्टोज, क्या बोलते हैं, माल्टोज। और दूसरा बात यहाँ पर देखना, मैंने कहा ये क्या हो जाता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके पास OH OR दोनों। अगर आप इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन पे, क्योंकि ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है, कायरल कार्बन, वही हमारा हेमिएस्टल होता है, वही हमारा रिड्यूसिंग एंड होता है। और आपको पता है ये कार्बन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या हो जाता है, OH और OR दोनों प्रेजेंट है, इसलिए इस कार्बन को अगर हम नाम देंगे, कहेंगे ये हमारा हो जाता है हेमीएसिटल, हेमीएसिटल ग्रुप कहते हैं, हेमीएसिटल ग्रुप, हेमीएसिटल ग्रुप है। और हेमीएसिटल ग्रुप की क्या खास बात पता है, जब भी उसका मन करेगा वो अपने आप को फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में बदल लेगा। क्या बताया, जब भी उसका मन करेगा अपने आप को फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप में चेंज कर सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसा आपको डाइसैकेराइड्स देखने को मिले, मोनोसेक्राइड्स तो होते हैं सबके सब रिड्यूसिंग, अगर उनके पास हेमीएसिटल, क्योंकि साइक्लिक अगर है तो वहाँ पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन अगर ऐसा सेटअप आपको देखने को मिलता है कि हेमीएसिटल ग्रुप है, मतलब कोई एक ऐसा कार्बन है OH OR उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो जब भी उसका मन करेगा वो अपने आप को इंटर कन्वर्टेबल कर लेगा एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, तो इसीलिए याद रखना इनके पास, इस वाले ग्रुप के पास नहीं है। यहाँ पर देखा जाए इस कार्बन के पास वो क्वालिटी थी जैसे उनके पास, लेकिन इनका OH चला गया, OR ही बचा और कुछ नहीं। इसीलिए याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको याद रखना है कि ये जो माल्टोज है ये रिड्यूसिंग है। और वहाँ पर क्या दिक्कत होगी तो पता है, वहाँ पर जो फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज घूम करके आकर के अपने दूसरे कार्बन, क्योंकि फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पे हेमिएसिटल था, ग्लूकोज के पहले कार्बन पे था, तो वहां पर दोनों हेमिएसिटल वाले ग्रुप आपस में रिएक्ट करके क्या कर जाते हैं, वहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिए। और यहां पर क्या हो जाता है, एक का मानते हैं कि रिड्यूसिंग एंड इन्वॉल्व हो गया, लेकिन दूसरा वाला क्या वहां पर बचा रह गया। अगर यहाँ पर भी C1C2 लिंकेज होता, C1C2 जैसे वहां पर था, अगर यहाँ पर C1C4, अगर यहाँ पर भी C1C2 होता, मैं भी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो कहते हैं इसका भी हेमिएसिटल ग्रुप खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर C1C4 है तो इसका 1 वाला बरकरार है यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं माल्टोज के बारे में। कह रहे एनोदर डाइसैकेराइड्स माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही मिलकर के बना होता है। कह रहे C1 ऑफ 1 ग्लूकोज इज लिंक्ड विथ C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट, पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का 4 कनेक्ट होता है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी
प्रोड्यूस्ड एट C1 पहले कार्बन वो भी किसके, सेकेंड ग्रुप ग्लूकोज में, इन सोल्यूशन एंड इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सो इट इज द रिड्यूसिंग शुगर। कह रहे हैं यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड कैन बी प्रोड्यूस, फ्री एल्डिहाइड पाया नहीं सर, कह रहे जब भी उसका मन करेगा प्रोड्यूस कर सकता है। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज। कह रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे ग्लूकोज के पहले कार्बन पे जब भी मन करेगा वहां पर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप ये जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया और इसके लिए बताया गया भाई तब तो इनको नाम देना पड़ेगा रिड्यूसिंग शुगर का, तो ये हो जाता है। चलिए अब इसको मिटाएं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना था यहाँ पर। चलो अब आते हैं, अगला डाइसेक्राइड हमारा है लैक्टोज। नेक्स्ट डाइसेक्राइड है, नाम है लैक्टोज। क्या होगा देखते हैं यहाँ पर। अगर लैक्टोज के बारे में हम देखें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वही सारी चीजें लिखूंगा। लैक्टोज की बात करते हैं, आप बताओ कि ये एक डाइसेक्राइड है और बताया गया ये डाइसेक्राइड और किससे मिलकर के बना होता है, और साथ ही साथ पहले यहाँ पर रिड्यूसिंग होता है। अब बताओ क्या रिड्यूसिंग है, मोनोमर यूनिट। ठीक है, ये जरूर याद रखना, मोनोमर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताओ कि यहाँ पर बीटा बीटा दोनों है, लेकिन कौन है, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस याद रखना बीटा डी ग्लूकोज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों के दोनों बीटा ही फॉर्म यूज हो रहे हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज का अल्फा, फ्रक्टोज का बीटा, और माल्टोज में दोनों ग्लूकोज थे, दोनों के अल्फा अल्फा फॉर्म। लेकिन अगले ही फॉर्म हम आते हैं लैक्टोज, जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर दो अलग लोग हैं लेकिन वो दोनों कौन है, बीटा बीटा फॉर्म है। तो बीटा वाला गैलेक्टोज और अल्फा वाला ग्लूकोज यूज होता है। याद रखना ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। और इसमें लिंकेज हमसे पूछा जाए, हम कहेंगे भाई C1C4 लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा C1C4 कार्बन का। सवाल आता है ग्लूकोज को तो हम पहचानते हैं, इसका बीटा वाला फॉर्म भी पहचानते हैं, हम बना लेंगे क्योंकि हमने बनाना सीखा है। लेकिन सवाल ये आता है ये गैलेक्टोज क्या है, इसको तो मैंने बताया ही नहीं। तो गैलेक्टोज के लिए याद रखना कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर गैलेक्टोज की अगर बात करते हैं कैसे पहचानेंगे गैलेक्टोज, याद रखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका क्या हो जाएगा आपको पता है। आप बताओगे C6H12O6, सेम ग्लूकोज फ्रक्टोज की तरह, ये सेम ग्लूकोज की तरह ही होगा। बस आप याद रखना यहाँ पर फोर्थ कार्बन पर OH लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, ये लाइन याद रखना, फोर्थ कार्बन पर OH लेफ्ट साइड होगा। वैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो ग्लूकोज के बारे में, मैंने कहा सभी के सभी OH राइट साइड होंगे, बस तीसरे कार्बन पर लेफ्ट होता है। सभी के सभी OH राइट साइड होते हैं, बस तीसरे पे ही लेफ्ट होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है वहां पर, अब बताओगे ग्लूकोज था। अगर तीसरे पे लेफ्ट है, हमें काम यह करते चौथे को भी लेफ्ट कर देते तो गैलेक्टोज आ जाता है। केवल तीसरे पे ही लेफ्ट हुआ है और सबके सब राइट है तो ग्लूकोज है। चौथे पे भी क्या हो जाता है, राइट साइड लेफ्ट साइड चला जाता है तो उसको हम नया नाम देते हैं गैलेक्टोज। तो याद रखना ये जो C1 कार्बन की बात है वो किसकी है, गैलेक्टोज का है, और C2 किसका है, ग्लूकोज का। ये भी पता होना चाहिए किसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। कभी ऐसा नहीं पलट दिया कि आपने कहा नहीं कि C1 ग्लूकोज का है और C4 क्या हो जाता है गैलेक्टोज, तो गलत हो गया। आपको यहाँ पर बताना है गैलेक्टोज का कौन सा नंबर का, ग्लूकोज का कौन सा नंबर का है। तो चलो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखें, मान लेते हैं, फिर से मैं यही कहूँगा आपको, मान लेते हैं नहीं था। अगर मैं कह रहा हूँ कि बीटा है और बीटा ग्लूकोज की, बीटा गैलेक्टोज ही हो, ग्लूकोज की तरह सोचो इसको, तो अगर बीटा है तो OH ग्रुप कहाँ पर होगा, आप बताओ, ये तो ऊपर होगा। ठीक है ऐसे, फिर दूसरे पे तो आपको पता है नीचे होगा, तीसरे पे हर जगह चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज, वो लेफ्ट साइड ही होता है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ और हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर याद रखना यही जो इनको गैलेक्टोज बना देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड था, तभी तो उसको ऊपर लिख दिया। जो मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आपको बताया, कहा जो लेफ्ट साइड होगा उसको ऊपर, जो राइट साइड होगा उसको नीचे, उसके बाद फिफ्थ पे सब कुछ ग्लूकोज की तरह ही। बस यहाँ पर याद रखना कि चौथे कार्बन पर जो OH ग्रुप था उसको ऊपर कर दिया गया। और इधर ग्लूकोज के पास आते हैं, और ग्लूकोज भी कौन सा कह रहे हैं भाई साहब, बीटा वाला, तो इसका भी OH ऊपर होगा। ठीक है, पहले कार्बन पे, क्योंकि पहले कार्बन पे ही OH ऊपर है कि नीचे, उससे अल्फा बीटा डिसाइड होता था। तो दूसरे पे नीचे, तीसरे पे तो ऊपर होना ही था। और चौथे पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज है, बीटा आ गया तो केवल पहले कार्बन पे हुआ है,
और यहाँ पर आप बताओगे यहाँ पर आपका नीचे ही होगा, कहाँ पर होगा, नीचे साइड होगा, ठीक है, चौथे पे, क्योंकि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज होता तो ऊपर हो जाता, देख रहे यही चेंजेस पाया गया दोनों में, वो ऊपर है ये नीचे, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, गैलेक्टोज का पहला कार्बन, ग्लूकोज का चौथा कार्बन करीब आ रहा है, तो याद रखना कि ये जब रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, इनका H और इनका OH, तो क्या निकला, वाटर, तो क्या बचा रह गया, एक ऑक्सीजन ये वाला, और उसी की वजह से यहाँ पर आ जाएगा लिंकेज ये वाला, देख रहे हैं, तो ऐसे आपको बताया गया, इनका OH ग्रुप ऊपर था, इनका OH ग्रुप नीचे था, इसलिए देख रहे हैं ऐसा जिगजैग टाइप कैसा बनाया गया। अगर इससे पहले माल्टोज को देखेंगे तो दोनों का OH नीचे था, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट किया गया, याद आया, उसको ऐसे कनेक्ट किया गया था, क्यों, क्योंकि दोनों के OH ग्रुप नीचे थे, इसका एक ऊपर था एक का नीचे था, इसलिए यहाँ पर ऐसे बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखना ये यहाँ पर लैक्टोज का है, और लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर के भी नाम से तो जानते हैं, जो मिल्क शुगर होता है उसको भी तो वही तो होता है, मिल्क शुगर भी कहते हैं। बताओ स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत, अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो हो सकता है आप रट सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत स्ट्रक्चर को समझने में तो दिक्कत होगी, ठीक है, कैसे ऊपर कहाँ आया, कैसे हो गया, कैसे साइक्लिक बन गया, ये कौन सा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये कैसे डिसाइड हुआ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताएगी, ठीक है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम एक सिरे से पढ़ते आएंगे तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो आते हैं यहाँ पर देखते हैं लैक्टोज। इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, बहुत आराम से बोले तो इसको कह सकते हैं यहाँ पर मिल्क शुगर, क्योंकि लैक्टोज मिल्क शुगर। डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, ठीक है, डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर मिल्क शुगर। इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये भी याद रखना किससे किससे मिल्क करना है, पहले गैलेक्टोज बोलना तब ग्लूकोज कहना, बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि इससे हम डिसाइड कर लेते हैं C1 C4 जो मैं कहता हूँ, जो पहले है उसका पहले उसका कार्बन का नंबर, जो बाद में उसका कार्बन का नंबर। कह रहा था लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज का और C4 किसका, अब बताओ कि ग्लूकोज का। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप may be produced at C1 of glucose units, hence it is also a reducing sugar, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक। हाँ, रिड्यूसिंग शुगर के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला कार्बन देख रहे हैं ना, ये वाला कार्बन OH और OR, फिर से आप बताओगे ये कौन सा हो जाता है, हेमी एस्टल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, हेमी एस्टल ग्रुप OH और OR प्रेजेंट है, तो बताओगे ये रिड्यूसिंग शुगर है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स, और पॉलीसेकेराइड्स किसको कहते हैं पता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मेशंस करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में भी क्या हो जाएगा आप देखेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं, और पॉलीसेकेराइड्स भी जो बनता है तो यहाँ पर आप बताओगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ही मोनोसेकेराइड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 पॉलीसेकेराइड्स पढ़ने हैं, एक होगा हमारा स्टार्च होगा, दूसरा सेलुलोज होगा, तीसरा ग्लाइकोजेंस होगा, तो एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तब वापस आकर के रेट करेंगे, पहले इसको समझेंगे तो वापस आकर के इसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको रेट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हैं यहाँ पर। पहला जो पॉलीसेकेराइड्स है उसकी बात करते हैं, हम बात करने वाले पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, और इसमें जो पहला पॉलीसेकेराइड होगा वो होगा हमारा स्टार्च। और स्टार्च के बारे में तो आप तो जानते हैं, प्लांट्स अपना मैक्सिमम भोजन जो हो जाता है वो किस रूप में स्टोर करते हैं, स्टार्च के रूप में। तो सबसे पहले आप ये बताओगे भाई ये पॉलीसेकेराइड है, कभी भी आपको मिलेगा, ठीक है, और ये किसके पॉलीमर है, ग्लूकोज के, कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। दूसरा आपको यहाँ पर बताया गया कि इसमें कौन सा लिंकेज पाया जा रहा है, कह रहे C1 C4 एंड C1 C6 लिंकेज पाया जाता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो C1 C4 एंड C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इनके 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्या बताया गया, 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं स्टार्च के, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं यहाँ पर एमाइलोज और दूसरा को यहाँ पर कहता है एमाइलोपेक्टिन।
एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया बहुत सीधा साधा स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए बताया गया अनब्रांच्ड होते हैं। क्या हो जाता है ये? अनब्रांच, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन होगी, ये इसके कंपोनेंट है, या फिर इसको बोलना चाहे तो अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सीधे साधे चेन होती है। और दूसरा कहा जाता है सीधी सादी चेन है, बड़ी आसानी से कहाँ पर, अब बताओगे वाटर में घुल जाता है, अब बताओगे वाटर सॉल्युबल हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अगली बात आपको यहाँ पर कहता है कि इसके अंदर लिंकेज कौन सा पाया जाता है, केवल C1C4 लिंकेज पाया जाता है। ठीक है तो ग्लाइकोसिडिक C1C4 लिंकेज। ठीक है, अल्फा डी है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसलिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, या फिर यहाँ पर अल्फा लिंक्स पे ऐसा लिख दिया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके एक और नाम दे दिया जाता है कि अल्फा अल्फा वाले ही पॉलीमर बनाए थे, अल्फा लिंक्स कह दिया जाता है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पर हो जाता है। और बताया गया सीधे साधे लोग हैं तो इसलिए बहुत कम पाया जाता है। कितना बताया गया? 15 to 20% पाया जाता है। और बताया गया लगभग एक एमाइलोज को बनने में कहता है कि लगभग 200 से लापसो कहता है 1000 के रेंज तक के अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिल करके एमाइलोज को बनाता है। इनका डाटा लिखा है एमाइलोपेक्टिन का, तो बहुत सारे लगते हैं। अब बताइए यहाँ पर एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं, पहली लाइन कहते हैं इनको सीधा साधा मत समझना, ये क्या हो जाते हैं? ब्रांच्ड हो जाते हैं। और ब्रांच्ड हैं तो कहा कि पानी में घुलोगे क्या, तुरंत मना कर देते हैं। ठीक है, वाटर में क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल हो जाते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लिंकेज कौन सा पाया जाता है, ये याद रखना, C1C4 एंड C1C6। जो C1C6 है यही जिम्मेदार है इनको ब्रांच बनाने में, यही ब्रांचिंग करवाता है। ठीक है, C1C4 यही क्या कर जाता है वहाँ पर? ब्रांच्ड। C1C4 C1C6, C1C4 तो नॉर्मल चेन जैसे यहाँ पर था वैसे ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाता है? C1C6 जो होगा वो ब्रांचिंग कराएगा। कैसे? अभी स्ट्रक्चर्स देखेंगे आपको पता चलेगा। और बताया गया इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा पाए जाएंगे, 80 to 85% टोटल स्टार्च का ये रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखें, इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बताओगे एमाइलोज स्ट्रेट चेन सीधी चेन होती है, सॉल्युबल वाटर, केवल और केवल C1C4 लिंकेज, 15 से 20% यहाँ पर टोटल स्टार्च का पाया जाता है। और एमाइलोज में ये मत कहना कि केवल C1C6 ही पाया जा रहा है, इसमें दोनों पाया जा रहा है। C1C4 जो चेन बनाने में और ब्रांचिंग बनाने में कौन यूज करता है वहाँ पर, आप बताओगे C1C6 हो जाएगा। ठीक है, 80 to 85% पाया जाता है, क्योंकि ये 15 से 20% ये तो बचा हुआ इनके हिस्से में जाएगा। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर और ये सॉल्युबल इन वाटर। तो स्टार्च के बारे में ये बात हुई, अब इसको रेट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। चलो यहाँ से ना ये पूरा पॉलीसेक्राइड्स हेडिंग है। कहता है पॉलीसेक्राइड्स कॉमनली कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, और किससे जुड़े होंगे? ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दीज आर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। नेचर में सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक, क्योंकि हम प्लांट्स वगैरह से लेते हैं, और प्लांट्स वगैरह क्या हो जाता है वहाँ पर, या फिर प्लांट्स ले यहाँ पर कोई भी स्टोरेज फूड मटेरियल ज़्यादातर क्या हो जाता है आपके पॉलीसेक्राइड्स ही होते हैं। दे कंटेन एक्ट एज अ फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। फर्स्ट यहाँ पर स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज किसका? पॉलीसेक्राइड। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स फॉर ह्यूमन बींग्स। कह रहे हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल्स। स्टार्च की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पर आपको? सीरियल्स में मिलेगी, रूट्स में मिल जाती है, ट्यूबर्स में मिल जाती है, एंड सब वेजिटेबल्स में भी मिल जाती है। बताया गया इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर्स है, एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक होता है एमाइलोज और दूसरा हो जाता है एमाइलोपेक्टिन। दो स्ट्रक्चर, एक क्या हो जाता है एमाइलोज, दूसरा क्या हो जाता है एमाइलोपेक्टिन, दोनों से मिलकर के बना होता है। कहता है एमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। एमाइलोज पानी में घुल जाता है, विच कंस्टिट्यूएंट अबाउट, लगभग क्या हो जाता है टोटल स्टार्च का 15 से 20% हिस्सेदारी रखता है। बताया गया केमिकली एमाइलोज इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड। कैसा होगा? बहुत बड़ा, लेकिन कैसा? अनब्रांच्ड चेन होगा, और लगभग कितने 200 से कह रहे 1000 के आसपास के वहाँ पर
अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते चले जाते हैं एक चेन में, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हेल्ड टुगेदर बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, किसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आगे आपको बताता है यहां पर एमाइलोपेक्टिन, कहते हैं एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल वाटर एंड कंस्टिट्यूएंट अबाउट। एमाइलोपेक्टिन दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक तो पानी में घुलेगा और कह रहे हैं कि पूरा 80 से 85% स्टार्च की हिस्सेदारी रख रहा है। कह रहे इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर, किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर्स होता है, यूनिट इन विच चेन कंसिस्ट, चेन कैसे बनेगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेयर एज जो ब्रांचिंग करने का काम कौन जिम्मेदारी ले रहा है, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो पहला स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर बताया गया सेम जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था माल्टोज में, देख रहे थे ग्लूकोज आपस में, वहाँ पर केवल 2 ही था, ऐसे ही था, यहाँ पर OH था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं, ये एक का C1 दूसरे का C4, इसका C1 अगले का C4, ऐसे इसका 1 अगले से, फिर इसका 4 अगले 1 से, ऐसे जुड़ा होगा। तो यहाँ पर इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर अल्फा लिंक्स भी कह सकते हैं। ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर से ऐसे उधर भी बहुत जुड़े होंगे, ऐसे इधर भी जुड़ेंगे, सब के सब अल्फा डी ग्लूकोज वाले ही हैं, ठीक है। किस आप देख रहे हैं, हम नीचे दिख रहा है, इसका मतलब OH ग्रुप नीचे था अल्फा वाले। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम बात करते हैं एमाइलोपेक्टिन की। ये एमाइलोपेक्टिन है जो कि ब्रांच्ड होता है। एमाइलोपेक्टिन में अभी अगर हम यहाँ पर देखें ऐसे स्ट्रक्चर ये वाला, तो आपको एकदम एमाइलोज की तरह दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे, इसका 1 इसका 4 इसका 1 इसका 4 इसका 1, ऐसे इधर ऐसे इधर। तो अल्फा लिंकेज यहाँ पर पाया जा रहा है, तो मतलब भाई ग्लाइकोसिडिक, तो ये तो ठीक है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं इनका ये 5वां कार्बन था, तो ये जो था ये 6ठा कार्बन था, ऐसे इस वाले ऊपर भी एक चेन ऐसे पैरेलल में से थी, और वो भी क्या हो जाती है, ऐसे जुड़ी हुई बहुत सारे यहाँ पर ग्लूकोज से। लेकिन इसका कोई एक किनारे का यहाँ पर पहला वाला कार्बन इस वजह 6 वाले कार्बन से वाटर को निकाल कर, देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकेज देखने को मिल रहा है, ब्रांचिंग आपको देखने को मिल रहा है, अल्फा लिंकेज भी इसको कह सकते हैं। तो C1C6 के बीच में भी देखने को मिल रहा है, C1C4 तो आपको चेन बना रहा है, और ब्रांचिंग की जिम्मेदारी कौन C1 और C6 कर रहा है, जो इस चेन और इस चेन को कनेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, C1C6 वाला हो जाता है, इसलिए ये ब्रांच्ड होता है। नहीं कल को ऐसा ही दे दिया, पूछा ये किसका है, एमाइलोज है, एमाइलोपेक्टिन है, माल्टोज है, कुछ भी दे दिया जाए, तो याद रखना ये हाईली ब्रांच, आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रहा है, एमाइलोज है, और सीधी चेन अगर इतने दे देता है, ऊपर कुछ नहीं होता है, ऐसे लगा होता है, तो उसको हम एमाइलोज कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स नाम है उसका सेलुलोज, तो क्या नाम उसका, सेलुलोज। और सेलुलोज की अगर हम बात करते हैं तो क्या बताया गया सेलुलोज के बारे में, और सेलुलोज की अगर बात करते हैं सबसे पहले तो ये पॉलीसेकेराइड है ही भाई। मोनोमर यूनिट पे बात करते हैं, मोनोमर जो इसकी यूनिट हो जाएगी, ये भी ग्लूकोज ही है, कौन है, ग्लूकोज, लेकिन कौन सा ग्लूकोज ये मायने रखता है, अब बताओगे बीटा डी ग्लूकोज, इसका बीटा डी ग्लूकोज। और अगर बात करते हैं, चलो हो गया, कैसे जुड़ते हैं यहाँ पर, अब बताओ कि C1C4 लिंकेज कहा गया, क्या यहाँ पर भी ब्रांचिंग नाम की कोई चीज़ होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब बताओ कि नहीं, ये स्ट्रेट चेन होते हैं बेचारे, सीधे साधे होते हैं, स्ट्रेट चेन, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इतना आपको इनके बारे में ध्यान देना है, स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जब C1C6 जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर ब्रांचिंग होगी, C1C4 नो ब्रांचिंग। हाँ याद रहे कि दोनों के दोनों, मतलब यहाँ पर जितने दो नहीं, मतलब कि जितने भी यूनिट्स है सबके सब बीटा डी ग्लूकोज ही आपस में कनेक्टेड है। तो कभी आपसे ऐसे पूछा जाए सेलुलोज किसका पॉलीमर है, कौन से ग्लूकोज का, तो आप बताओगे बीटा डी ग्लूकोज का। हाँ स्टार्च किसका है, आप बताओ अल्फा डी ग्लूकोज का। चलो देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम किसको बताएंगे, सेलुलोज। इट इज अ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल को सबसे मेन, जो सेल वॉल में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा कौन हो जाता है वहां पर, आप बताओगे सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स कहेगा सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, यहाँ पर याद रखना, ऐसा सब कुछ हो जाता है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर बहुत सारे चेन है, ये एक ग्लूकोज है, इसका ये पहला कार्बन होगा, ये ऊपर एक दूसरा है, उसका चौथा वाला है। आपको तो हम बीटा की बात कर रहे हैं, बीटा में OH ग्रुप कहाँ पर होता है, पहले कार्बन ऊपर,
और चौथे पे तो नीचे नीचे ही रहता है क्योंकि हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर OH ऊपर था, इनका OH नीचे था, आपस में यहाँ पर रिएक्शन के वाटर निकला, ऑक्सीजन लिंकेज जिसको हम कह सकते हैं बीटा, क्योंकि ये बीटा वाला फॉर्म है ना, बीटा डी ग्लूकोज, इसलिए बीटा लिंक्स इसको कह सकते हैं। ऐसे इनका इस वाले का पहला वाला कार्बन और ऊपर वाले का चौथा वाला कार्बन, ये ब्रांच नहीं, ये सीधी चेन है, ठीक है। अगर हाँ ये अल्फा अल्फा वाले होते तो यहाँ पर इस चेन को हम ऐसे दिखा देते, नहीं तो इस चेन को ऐसे दिखाते जा रहे हैं तो सीधी चेन। तो अब बताओ कि यहाँ पर 1 इनका ऐसे, यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ पर 1 इनका 4 ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि कैसे यहाँ पर बनता है। फिर कह रहे हैं कि पॉलीसेक्राइड सेलुलोज के बारे में बात करें। पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड ऑफ ओनली, कौन सा ग्लूकोज, केवल और केवल बीटा डी ग्लूकोज से ही मिलकर के बना होता है, ठीक है। यूनिट्स विच आर joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose unit, ठीक है। तो C1 C4 से ऐसे जुड़े होते हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं हो जाती है, और बीटा डी ग्लूकोज का होता है यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट अगर बात करता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो नाम है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखता है तो यहाँ पर, लेकिन तब भी हम ऐसा देख लेते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। कह रहा है ये भी ग्लूकोज के ही पॉलीमर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें, पॉलीसेक्राइड तो है ही, इसको कहते हैं एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट क्या कर जाते हैं, स्टार्च के रूप में अपना भोजन स्टोर करता है, वैसे एनिमल में जैसे कि हम लोगों में क्या हो जाता है, जो भी फूड होता है उसको स्टोर करने का काम वहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि वो ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है हमारी बॉडी में, और बताया गया एनिमल स्टार्च इसलिए इसको कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर बताया नहीं यहाँ पर, अल्फा डी ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है। लिंकेज की अगर बात करते हैं C1C4 एंड C1C6, तो C1C6 की वजह से आप क्या तुरंत बोलेंगे, तब तो यहाँ पर ब्रांचिंग होगी, सही। अगर C1C6 है तो ब्रांचिंग होगी, इसलिए यहाँ पर एक लाइन लिखता है, कहता है भाई ये तो हाईली ब्रांच्ड होते हैं। क्या हो जाता है, हाईली ब्रांच्ड हो जाते हैं, ठीक है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। तो आपको ये बताया गया ग्लाइकोजन के रूप में द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, बताया गया इट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, ठीक है। बताया गया बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। कह रहा है कि ये एमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर मैच करता है इसका, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया काफ़ी ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड होते हैं। इट प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे कहाँ पर स्टोर होगा, लीवर में होगा, मसल्स में और ब्रेन्स में स्टोर होगा। फिर आपको कहता है व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम ब्रेक्स द ग्लाइकोजन डाउन द ग्लूकोज। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ये जो स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन है इसी को बॉडी क्या कर जाते हैं, वहाँ पर रिलीज करती है। अब होता क्या कि जब हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी एक्सेस ग्लूकोज को क्या कर लेती है, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करती चली जाती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि एक समय आएगा जब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ करके ग्लूकोज दिया जाएगा। और इसीलिए क्या हो जाता है कि अगर हम क्या कर जाते हैं कि जब भूखे रहते हैं काफ़ी दिन से, काफ़ी देर खाना नहीं खाया, तो ये ग्लाइकोजन हमारे अंदर क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर टूटना शुरू करते हैं और टूट करके हमें एनर्जी देते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा हो जाए हम बहुत ज़्यादा खाना खाते जा रहे हैं और कभी ऐसे नौबत ही नहीं आई कि हमें क्या करना है, वहाँ पर ग्लाइकोजन को तोड़ने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब तक हमें भूख लगे, ठीक, उससे पहले हम खाना, जब तक ग्लाइकोजन टूटे उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव ग्लाइकोजन बॉडी के ऊपर स्टोर होता चला जाएगा, लीवर पे, वहाँ पर बॉडी में पूरा, तो कहते हैं बहुत ज़्यादा चब्बी टाइप के होने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको बताएगी। इसलिए यहाँ पर ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई और वहाँ पर ईस्ट में भी ग्लाइकोजन पाया जाता है स्टोरेज की तरह। चल, इतना तो हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। उसको ऐसा थ्योरी में लिखा गया, इसको देखते चले जाते हैं। आपको बताया गया इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, उसको रीड करते देखते हैं क्या बता रहा है। आपको बताया है कि बहुत ही अच्छा सोर्स कार्बोहाइड्रेट, जब आपको बहुत तेज भूख लगी, आपको लगता है भूख लगी, तो आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ खा लेते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, एक इंस्टेंट सोर्स का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। हमारे जो भी खाना खाते हैं मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। कहा गया हनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम्स एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कहा गया अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए तो उनका ये कहना है कि बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पर हनी का यूज़ किया जा रहा है, और वो भी क्या हो जाता है, इंस्टेंट सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का उसकी तरह यूज़ किया जाता है। फिर बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट के ही रूप में भोजन को स्टोर किया जाता है प्लांट्स, एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, और एनिमल्स ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। कह रहे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दोनों के सेलुलोज के सेल वॉल किससे, सेलुलोज से बने। बताया गया वी बिल्ड फर्नीचर ईटीसी फ्रॉम द सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ, जो भी हम लोग फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं वो लकड़ी के ही तो होते हैं, और लकड़ी का है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको पता होगा मेनली उसका प्लांट का सेलुलोज ही तो स्टोर है उसमें, वही तो लकड़ी बना रहे हैं वहाँ पर, वुड ऑफ वुड। एंड कह रहे हैं कि क्लॉथ ओवर सेल विथ सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर्स। ठीक है, तो ये भी जो कपड़े वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर भी सेलुलोज ही होता है, क्योंकि प्लांट से ही तो बनाते हैं सारी चीज़ें। दे प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल हो जाए, ठीक है, पेपर हो जाए, लिक्विड हो जाए, एंड ब्रेवरेजेस हो जाए, इन सब में जो हो जाता है एज अ रॉ मटेरियल हमारा सेलुलोज ही मैक्सिमम काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कह रहे दो और शुगर हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2 एल्डोपेंटोज जैसे कि डी राइबोज, टू डी ऑक्सी डी राइबोज, जो कि कह रहे आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। आपको पता है जिसको हम डीएनए आरएनए में शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाया जाता है, उनकी बात कर रहे हैं, राइबोज या फिर डी ऑक्सी राइबोज। कह रहे कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम्स इन कॉम्बिनेशंस विथ मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कह रहे ऐसा नहीं कार्बोहाइड्रेट्स अकेले काम करता है, वो पूरा प्रोटीन और लिपिड सबके साथ मिल करके पूरा बॉडी के अंदर सभी कोऑर्डिनेशंस में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके वहाँ पर काम करते हैं। तो इतना कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, बताइए मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हो जाता है यहाँ पर। अगर लिविंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो लिविंग सिस्टम्स में मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हो जाता है हमारा प्रोटीन्स। और प्रोटीन की अगर बात करते हैं वो क्या हो जाता है कि वहाँ पर बॉडी में क्या हो जाता है, ग्रोथ को मेंटेन करता है। कोई भी चीज़ अगर टूट फूट की मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन ही करता है। ठीक है, और आपको बताइए कि कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, कह रहे हैं यहाँ पर पल्सेस वगैरह से, हम लोग मिल्क वगैरह से, यहाँ पर फिश वगैरह से भी, एग वगैरह से इसको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यही सारी चीज़ें आपको बताया गया। और कहा गया जो प्रोटीन हो जाता है ये भी एक पॉलीमर होता है। तो सवाल आता है पॉलीमर है तो इसके मोनोमर यूनिट होती होगी, तो कौन सी मोनोमर यूनिट इसकी होती है, तो आपको बताया गया ये जब इसकी हाइड्रोलिसिस की गई तो वहाँ पर अमीनो एसिड्स बने। ठीक है, उनसे क्या हुआ, जब प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस किया गया तो वहाँ पर हमें मिला कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि अमीनो एसिड ही मिल करके प्रोटीन्स का फॉर्मेशंस करते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अमीनो एसिड बहुत टाइप्स के होते हैं, बहुत ही पार्ट में उसको कैटेगराइज किया गया है। अमीनो एसिड की एक खास बात होती है कि उसमें अमीनो एसिड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीनो ग्रुप NH2 और COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मिल करके वो कंपाउंड्स बनता है, इसलिए इसको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। और अमीनो एसिड में कहता है कि NH2 ग्रुप और COH ग्रुप की वहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस के बेसिस पे, रिलेटिव पोजीशंस पे इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया। लेकिन जो प्रोटीन्स को बनाने वाले अमीनो एसिड्स होते हैं ये सब के सब नहीं होते, उसमें से केवल एक होता है, वो कौन होता है, अल्फा अमीनो एसिड्स। इसलिए याद रखना कि जो प्रोटीन्स हमारा बनता है वो केवल अल्फा अमीनो एसिड से ही मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया। फिर आपको पहले यहाँ पर इसको रीड करा था, फिर अमीनो एसिड्स पे आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, रीड करते चलेंगे। तो प्रोटीन्स की बात हो गई, तो यहाँ पर आते हैं प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम, ये लाइन लिख रहा है। फिर एक है चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट, फिश, मीट, ये सब इनके मेन सोर्सेज होंगे। इट इज दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म्स द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दे आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कह रहे हैं कि ग्रोथ के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। बताया कि द वुड
द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड होता है जिसका नाम है प्रोटीएज, जिसका मतलब होता है प्राइम या फिर प्राइमरी या फिर प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर, लेकिन कौन से अमीनो एसिड का याद रखना, ये भी अल्फा अमीनो एसिड, उसी को ही हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। तो अब आते हैं यहाँ पर प्रोटीन को, अभी खत्म नहीं हुआ प्रोटीन, अभी प्रोटीन की केवल हेडिंग पढ़ी। तो प्रोटीन एक्चुअली क्या हो जाता है? अमीनो एसिड से ही मिलकर के बनता है। तो हम पहले अमीनो एसिड को निपटाएंगे, फिर जब अमीनो एसिड को अच्छे से समझ लेंगे तब प्रोटीन पे आएंगे और प्रोटीन के वहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, तब जाकर के प्रोटीन आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। तो आते हैं यहाँ पर अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। तो अमीनो एसिड्स को क्या बताता है? इनको अमीनो एसिड क्यों कह रहे हैं बताओ? कह रहे हैं कि अमीनो एसिड को अमीनो एसिड कहा जाता है कि अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप NH2 एंड कार्बोक्सिल COH फंडामेंटल्स ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, सॉरी फंक्शनल ग्रुप्स वहाँ पर पाया जा रहे हैं। दोनों फंक्शनल ग्रुप अमीन और कार्बोक्सिलिक तो कहा गया काम करते हैं, इसको मिलाकर अमीनो एसिड्स कह दिया जाता है। पता है क्या? डिपेंडिंग अपॉन, ये देखना यहाँ पर क्लाइन लिखता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीन ग्रुप्स विद किसके साथ? रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक। अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कुछ रिलेटिव पोजीशंस को देख करके वहां पर बताइए द अमीनो एसिड्स में बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और भी बहुत सारे एंड सो ऑन। लेकिन हमें जो पढ़ना है, समझना वो ये है, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन। जब लेकिन हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस किए, उन्होंने केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड दिया, तो हमने साफ साफ कह दिया कि इसका मतलब हमारा जो प्रोटीन है वो केवल और केवल अल्फा अमीनो से ही मिलकर के बना होता है। दे मे कंटेन्स अदर फंक्शनल ग्रुप्स आल्सो। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अमीनो एसिड जो हम अल्फा वाले की बात करते हैं वो आपको ऐसा दिखेगा, ये कार्बन होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे R ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर COOH होगा और यहाँ पर NH2। ये अल्फा अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स की, तो अल्फा अमीनो एसिड में इस कार्बन पर निगाहें टिका के रखना है, ये वाला कार्बन। इस पे 3 ग्रुप चाहे कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए, ये और ये नहीं हटेगा। ठीक है, H, COH और NH2 ग्रुप हर एक अमीनो एसिड्स में होगा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ हटेगा तो वो होगा R। यही एक वेरिएबल ग्रुप है। ठीक है, वेरिएबल ग्रुप है, क्योंकि अमीनो एसिड एक दोनों बहुत सारे पाए जाते हैं, कौन कैसे भी बताता हूँ। ये वेरिएबल ग्रुप्स है या फिर साइड चेन इसको कहा जाता है। तो मतलब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है यही R बदलता रहेगा। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कहाँ पर डिफर होगा? इस R ग्रुप को लेकर के। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें सब में कॉमन होंगी। अगर R के जहाँ पर जैसे मैंने H लगा दिया, क्या लगा दिया? H, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है? अगर मैंने H लगा दिया तो हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा ग्लाइसिन। अगर मैंने यहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगा दिया, उसको कहते हैं एलेनिन। ऐसे वहाँ पर और भी ऐसे ग्रुप लगाते चले जाएंगे, ये अमीनो एसिड्स बदलता चला जाता। हम अपने मन से नहीं लगा सकते ग्रुप, जो यहाँ पर पाए गए, जो खोजे गए अमीनो एसिड, उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये R ग्रुप ही बदलेगा। ये तीनों ग्रुप्स यहाँ पर कॉमन होंगे इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर वही बताया गया। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, और कह रहे हैं कि ये अमीनो एसिड्स जो हैं, इनके अगर नामकरण की बात करते हैं, इनका नाम कैसे लिखा जाए, कहाँ से आया, तो बताया गया कि जो अल्फा अमीनो एसिड्स पाए गए हैं, मेनली जो हमें पढ़ना है, वो 20 अमीनो एसिड्स खोजे गए हैं, जो अभी तक प्रूफ मिले वहाँ पर। बहुत जगह 21 भी लिखने लगता है, लेकिन आपके सिलेबस में 20 लिख रहे हैं, हम 20 की बात करते हैं। 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे प्रोटीन्स को बनाते हैं, और वो 20 अमीनो एसिड्स का जो नामकरण किया गया है, मेनली वो जिस सोर्स से प्राप्त किए गए हैं या फिर उनका जैसा नेचर है, उस बेसिस पे उनका नामकरण कर दिया गया। और ऐसा नाम लिखने का तरीका कौन बताता था आपको? तो एक कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम सिस्टम में IPSC तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता था। यहाँ पर बताया गया जैसा उनका नेचर है, जैसा उनका स्वाद है, जैसा उनका बिहेवियर है, जैसे जहाँ से वो प्राप्त किए गए, उसी बेसिस पे उनका नाम रख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया गया कि अमीनो एसिड्स को हम 3 लेटर से भी डिजिट वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 1 लेटर से भी कभी कभार रिप्रेजेंट करते हैं। पूरा एक टेबल देगा, उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ भी रीड करते हैं। बताइए ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम। ठीक है, ट्रिवियल मतलब पुराना वाला नामकरण का पद्धति। कह रहे हैं विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड्स और इट्स सोर्स। कह रहे ग्लाइसिन इज शो नेम्ड सिंस इट इज स्वीट टेस्ट। ग्लाइसिन का नाम ग्लाइसिन क्यों रखा गया? कहा गया क्योंकि भाई वो स्वीट टेस्ट का होता था, मीठा होता था। और ग्रीक में एक टर्म यूज होता है ग्लाइकोज। ठीक है, ग्लाइकोज जिसका मतलब होता है स्वीट, तो वहीं से रख दिया गया ग्लाइसिन। ऐसे बताया गया। एक हो जाता है टायरोसिन।
बताया गया वॉज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चीज से, पहली बार इसको जब प्राप्त किया गया था चीज से, चीज तो कहा गया चीज को एक्चुअली में ग्रीक में कहते हैं टायरोज, इसलिए कहा गया भाई टायरोज से बना दो टायरोसिन। फिर बताया गया अमीनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स, ज्यादातर तो उसको हम 3 लेटर से बताते हैं, 3 लेटर सिंबल से दिखाते हैं। समटाइम्स 1 लेटर सिंबल्स इज आल्सो यूज्ड, कभी कभार क्या हो जाता है 1 लेटर सिंबल से भी इसको दिखाया जाता है। कहा गया स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमनली अकरिंग अमीनो एसिड्स along with their 3 letters and 1 letters symbols given in table, इस टेबल में आपको वहां पर बताया जा रहा है। ये हमारा अल्फा अमीनो एसिड बताया गया है, एक CH ग्रुप, NH2 ग्रुप, H ग्रुप और एक R ग्रुप, यही हमारा वेरिएबल ग्रुप होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये वेरिएबल ग्रुप है और आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर इस R की जगह पर, इसी R पे पूरा ध्यान लगाना है, अगर मैंने H लगा दिया, क्या लगा दिया H, इस R के जहाँ पर अगर H लगाया तो इसको नाम देते हैं ये ग्लाइसिन हो जाता है। ठीक है, ग्लाइसिन हो जाता है और ग्लाइसिन को हम लिखते हैं GLY, 3 लेटर में, शुरू के 3 लेटर इसका उठा लिया गया और 1 लेटर में लिखते हैं तो कैपिटल J लिख देते हैं। ऐसे अगर बात करते हैं कि मैंने कहा अगर वहाँ पर मेथाइल ग्रुप होता R की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा होता तो कहते भाई इसका नाम बदलो, इसको एलानीन कर दो, एलानीन का ALA, इसका 3 लेटर बन जाता है नाम और केवल A लिख दिया तो फर्स्ट लेटर नाम बन जाता है। ऐसे वैलिन कब हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप इस कार्बन पे लगा है तो इसको वैलिन कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको 3 लेटर, वैलिन का 3 लेटर शुरू का, और इसको जब शॉर्ट में 1 लेटर दिखाएंगे तो भी ऐसे यहाँ पर ल्यूसीन हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे और भी टेबल में आपको यहाँ पर बताया गया है, ल्यूसीन हो जाता है, आइसोल्यूशन हो जाएगा इतना चेन लगाएंगे तो, और यहाँ पर आर्जिनिन। देखना अभी आपको बताया एलानीन में जब 1 लेटर का यूज किया गया था, 1 लेटर तो ए बोल दिया, तो आर्जिनिन भी ऐसा नहीं क्या बताओगे केवल यही कि जो पहले लेटर से स्टार्ट हो रहा है वही उनका ये हो जाएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें आपको ये बताता है बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके लेटर, पहला लेटर सबका सेम है। अब ऐसा थोड़ी ना बार बार ए लिखेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है उनके लिए कोई और लेटर, क्योंकि टोटल 20 है और अल्फ़ाबेट्स हमें पता है कितने हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं, तो उनके पास कोई कमी नहीं। ठीक है, जहाँ पर पहला लेटर, ठीक है, अलग है किसी के लिए तो वहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर दोबारा रिपीट होगा तो कोई और नाम लिख देंगे। जैसे आर्जिनिन की बात आती है तो इसको किससे लिख दिया, इस बार ए से नहीं आर से लिख दिया। ठीक है, ऐसे अगर बात करते हैं लाइसिन, अभी वहाँ पर मैंने आपको ऊपर ल्यूसीन दिखाया था, एल लिख दिया था, अब लाइसिन फिर भी एल से आया, अब इसके लिए के लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पर लिखा गया है। और इस टेबल की अगर हम बात करते हैं, इस टेबल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, आपको कहीं कहीं स्टार ऐसा दिखा हुआ मिलेगा, देख रहे हैं स्टार स्टार स्टार, ऐसे स्टार, यहाँ पर स्टार स्टार, ये क्या बताना चाहता है स्टार लगा करके, कह रहा है कि अभी अगर मैं आपको यहाँ पर क्लासीफाई करके बताऊं, ठीक है, तो आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या होता है उसका मतलब। पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, रीड करा कुछ बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा स्टार का। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड्स के बारे में, नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स, कह रहे कि हमारा अमीनो एसिड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, यहाँ तक कि न्यूट्रल भी हो सकता है। तो कैसे होगा यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड कब होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड, आपको पता है हम जिसकी बात कर रहे हैं अमीनो एसिड जिसमें अमीन और एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, जो आर ग्रुप था, ठीक है, उस आर ग्रुप में ऐसा हो सकता है उस आर ग्रुप में कोई एक आध NH2 ग्रुप और प्रेजेंट हो जाए, हो सकता है वहां पर CH ग्रुप और आ जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है आर ग्रुप के अंदर। और नहीं तो अगर आप याद रखना कि NH2 ग्रुप की वजह से बेसिक करेक्टर और CH ग्रुप की वजह से एसिडिक करेक्टर, कह रहे अगर कभी ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, ये तब होगा जब आप बताओगे यहाँ पर कंसंट्रेशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर COOH ग्रुप जितने हैं उतने ही वहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, हमारे अमीनो एसिड दोनों के नंबर सेम है, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा वहाँ पर, न्यूट्रल। और अगर हम कहते हैं भाई तब एसिडिक किसको कहेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड, तो आप यही कहोगे भाई वहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH के नंबर ज़्यादा, ये नंबर की बात हो रही है, ठीक है, NH2 से, ये जो मैंने ग्रेटर इक्वल किया ये नंबर की बात हो रही है। फिर मैंने कहा एक बेसिक हो जाता है, बेसिक अमीनो एसिड, तो ये क्या हो जाएगा आप बताओगे यहाँ पर
ये जब COOH ग्रुप के नंबर कम हो और NH2 के नंबर ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिक, ऐसा हो जाता है। ठीक है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल समझ में आया क्या होगा। फिर नेक्स्ट आपको बताता है इसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स, देखो यहाँ पर टोटल 20 अमीनो एसिड हैं, अल्फा अमीनो एसिड, जो प्रोटीन्स के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें से अगर हम बात करते हैं 10 हमारे इसेंशियल हो जाते हैं और 10 क्या हो जाते हैं, नॉन इसेंशियल हो जाते हैं। अब सवाल आता है इसेंशियल नॉन इसेंशियल कहाँ से लिया गया। ऐसा नहीं कि जो नॉन इसेंशियल है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए जिम्मेदार नहीं है, हमारे लिए कोई वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और जो इसेंशियल है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टर्म यूज़ किया गया वो डाइट के बेसिस पे रखा गया कि हमें डाइट के थ्रू, अपने भोजन के थ्रू उसको लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। एक्चुअली जो 10 जिसको मैंने कहा कि वो नॉन इसेंशियल्स होते हैं, तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स की एक खास बात होती है, हमारी बॉडी उनको खुद बनाती है। जैसे मैंने कहा ग्लाइसिन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स है, तो इसका मतलब हमें ग्लाइसिन को डाइट के थ्रू नहीं लेना है, हमारी बॉडी उसको बना रही, और बना रही चाह करके, और उसका यूज़ हो रहा है बॉडी में, बॉडी बना भी और उसका यूज़ भी किया जा रहा है। अगर हम चाह करके कहें कि ग्लाइसिन का प्रोडक्शन रोक दिया जाए, हम नहीं रोक सकते, बढ़ा दिया हम नहीं कर सकते, बॉडी हमारी खुद कर रही। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जिसको हमें भोजन के थ्रू, डाइट के थ्रू नहीं लेना है, तो मतलब उनका हमें डाइट के थ्रू नहीं लेना है, इसलिए उसको नॉन इसेंशियल्स कहा गया। और जिसको हमें भोजन के थ्रू लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना पा रही, कह रही कि खाने के थ्रू लो, तभी नहीं तो हम नहीं बना पाएंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तब इसेंशियल की लिस्ट में इसको रखो। ठीक है, तो उसको कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके जो बचे हुए होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे, आपके नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कोड आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम ऐसे कोड को याद कर सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं VIP हॉल में TT। तो VIP हॉल में TT से हम इसको याद कर सकते हैं। और अगर मैं इसका नाम लिखूं, V का मतलब हो जाता है वैलिन आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये वैलिन अमीनो एसिड है। I का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आइसोल्यूसिन हो जाता है, आइसोल्यूसिन हो जाता है। और P का मतलब फिनाइल एलानिन हो जाता है, फिनाइल एलानिन। ठीक है, और फिर यहाँ पर हॉल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आ जाता है H का मतलब इसको कहेंगे हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। और A का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे, इसको कहेंगे यहाँ पर आर्जिनिन। क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर्जिनिन। और 2 L है जिसमें से एक L का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर ल्यूसीन, और दूसरे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर लाइसिन। ल्यूसीन और लाइसिन दोनों आ गए। मे का मतलब यहाँ पर जो है मेथियोनिन आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेथियोनिन आ जाएगा। और उसके बाद टी, ए को कहते हैं यहाँ पर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन कहा जाएगा। और अगले को कहते हैं यहाँ पर थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। तो BIP हॉल में TT से याद रखना है यहाँ पर वैलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलानिन। ठीक, हॉल में आ जाते हैं यहाँ पर हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन। मे का मतलब मेथियोनिन बोल रहे हैं, और डबल T जो लास्ट में TT कर गया है, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। ये हमें यहाँ पर बताएंगे, ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और आप जब वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, टेबल में, क्योंकि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप ये पढ़ रहे हैं तो आपके पास NCERT की बुक ओपन होगी, क्योंकि उसी से ही मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। तो आप उस टेबल में देखेंगे तो हर एक, जितने भी टेबल्स में स्टार लगे हुए हैं वो कोई और नहीं, आपको पता है वो कौन है, हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो उन्होंने स्टार बनाया था एसेंशियल के लिए बनाया था, और जहाँ पर स्टार नहीं लगा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल। अब जब वहाँ पर लिस्ट में आप देखें केवल 10 ही आपको एसेंशियल्स दिखेंगे और 10 आपके क्या हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल्स हो जाते हैं। ये आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए इसको रीड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जहाँ पर देख रहे हैं सब स्टार लग रहा है, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ठीक है, ये सब के सब
अब देखते हैं यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, वही एसिडिक बेसिक इन सब की बात कर रहे हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल्स की बात करेगा। अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। कह रहे इक्वल नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रल। एंड मोर नंबर ऑफ अमीनो देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स मेक इट बेसिक, अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, एंड मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स तो क्या बना देगा, अमीनो से तुलना एसिडिक। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, जिसको बॉडी खुद बना लेती है, भाई कहा गया तुमको कहा जाएगा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, जिसको डाइट के थ्रू लेने की जरूरत पड़ती है, आर नोन एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये आपको बताया गया, कह रहा है कि टेबल में उनको वहां पर स्टार बना करके आपको बताया गया। ठीक, ऐसे फिर अब इनके बारे में थोड़ा सा और परिचय ले लेते हैं हम लोग। अमीनो एसिड्स, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके कुछ नेचर की बात करते हैं। तो आपको बताया गया कि अमीनो एसिड जो हमारे हैं वो अगर उनकी फिजिकल स्टेट की बात करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल नुमा होता है। ठीक है, और बताया गया कि अगर हम इनके बिहेवियर की बात करते हैं तो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सारी क्वालिटी रखेंगे। आप देखें नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाया तो हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर इनके बारे में इनका जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो कुछ सॉल्ट की तरह देखने को मिलता है, सॉल्ट लाइक बिहेवियर देखने को मिलता है। कह रहे हैं कि ये केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, केवल अमीनो एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, उससे ज़्यादा ये साल्ट की तरह बिहेव करते हैं। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि भाई एक ही है यहाँ पर, और वो क्या होता है, एक ही कंपाउंड में आपको एसिड और अमीन्स दोनों ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, इसलिए साल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, करें अगर एक्वस मीडियम में, पानी में अगर हम लेकर के चलते हैं इनको, एक्वस मीडियम लेके चलते हैं तो यहाँ पर हम ये देखने को डाइपोलर स्पीसीज देखने को मिलता है। यहाँ पर पोलैरिटीज आ जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H+ निकालता है और जो अमीन ग्रुप है वो क्या कर जाता है, उसके H+ को पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर देखते हैं एक कंपाउंड्स में प्लस और माइनस दोनों चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इसको हम कहते हैं वहाँ पर ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन कहा गया कि ये तो अगर ओवरऑल देखा जाए न्यूट्रल है, क्योंकि अगर एक प्लस है और एक माइनस है, एक ही कंपाउंड्स, ओवरऑल नेट हिसाब में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर बताया गया। तो चलो इसको ऐसा रीड करते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ समझाना नहीं है। तो ज्विटर आयन फॉर्म में पाया जाएगा, कैसे अभी देखते हैं। काजर अमीनो एसिड्स आर यूजली कलरलेस होंगे, क्रिस्टलाइन होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर वाटर सॉलिड, पानी में घुल जाएंगे, हाई मेल्टिंग सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स इनका काफी ज्यादा हाई होगा, बिहेव लाइक साल्ट, साल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्यों, रेदर देन सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव करने के बजाय एक सॉल्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं, बताया गया दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बेसिक जो कि अमीनो ग्रुप्स है। ठीक है, इन द सेम मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में दोनों एसिडिक बेसिक ग्रुप पाए जाने की वजह से ये सॉल्ट की तरह बिहेव करने लगे हैं। कहते हैं इन एक्वस सोल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक H+ को रिलीज करेगा एंड अमीनो ग्रुप उसको क्या कर जाता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन, गिविंग राइज अ डाइपोलर आयन, प्लस माइनस आयन जनरेट हो जाएगा वहां पर, जिसको कहते हैं ज्विटर आयन। और बताया गया दिस इज न्यूट्रल बट कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखें, आपको यही बता रहे हैं, यहाँ पर अगर देखें ये अमीनो एसिड है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर जाता है, अपने H+ को रिलीज करेगा, उस H+ को ये पकड़ लेता है अपना लोन पेयर से, तो यहाँ पर इनके ऊपर प्लस इनके ऊपर माइनस आ जाएगा, H+ निकलने के बाद H+ एक्सेप्ट करने के बाद, और देख रहे हैं प्लस माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और ओवरऑल ये न्यूट्रल है, सो कहते हैं क्या, ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन की एक खास बात है, इसका बिहेवियर एसिड और बेस दोनों की तरह चलता है, मतलब ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको यहाँ पर ये कहता है इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म्स अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। ये सब लाइनें आपको दे सकता है कि वहाँ पर जो आपको होता है ना 4-5 पॉइंट्स देगा, कहेगा इसमें से कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट है, उसमें आपको ये दे सकता है ज्विटर आयोनिक फॉर्म अमीनो एसिड के एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। बताओगे सही, कहा गया एम्फोटेरिक का मतलब क्या हो जाता है, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शंस कर जाए, दे रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड बेसिस, दोनों से रिएक्शंस करता है। कहा गया एक्सेप्ट ग्लाइसिन, तो यहाँ पर एक पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ, अगर ग्लाइसिन को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, अगर ग्लाइसिन को हम क्या करते हैं, छोड़ दे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था
अमीनो एसिड्स के बारे में कि अगर मैं ऐसे लेके चलता हूँ RCH COOH और NH2, देखो इस कार्बन पे अगर हम ध्यान दें, इसमें 3 ग्रुप तो अलग अलग हैं। अगर ये R ग्रुप भी अलग हो जाए तो ये कायरल कार्बन बन जाएगा। और आपको कह रहे हैं कि अगर ग्लाइसिन की बात करते हैं, ग्लाइसिन के लिए R की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, ऊपर दिखा भी H हो जाता है, और H हो जाएगा, एक H पहले से था इस कार्बन में, एक H और आ जाएगा तो वो ए कायरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कायरल, मतलब वो कायरल कार्बन नहीं रहेगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कह रहे जितने भी अमीनो एसिड्स पाए गए हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं? कायरल होते हैं, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एसिमेट्रिकल कार्बन के पास पाया जाता है। ये आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पर बताता है, तो इसको रीड करते हैं फिर दिखाते हैं। पहले ये लाइन को कंफर्म करते हैं। बताया कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अगर हम ग्लाइसिन को छोड़ दें, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल कार्बन सबके पास होगा। सिंस अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन, दीज एग्जिस्ट इन बोथ कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म। कैसे होगा उसको दिखाता हूं मैं। देखो अमीनो एसिड अगर सही से दिखाएं तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे। अगर अमीनो एसिड को एक्चुअली में दिखाएं तो ऐसे होता है। तो देखना यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं अमीनो एसिड को दिखाया जाए तो अल्फा अमीनो एसिड में अगर मैंने NH2 ग्रुप को राइट साइड दिखाया तो इसको कैपिटल डी फॉर्म कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहाँ पर बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स में। और वही NH2 ग्रुप को अगर मैंने लेफ्ट साइड दिखा दिया कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे OH ग्रुप देखा जाता था लोअर मोस्ट कायरल कार्बन पे, वैसे अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप की पोजीशन देखी जाती है। कहा अगर राइट साइड है तो कैपिटल डी फॉर्म और लेफ्ट साइड है तो इसको कैपिटल एल फॉर्म कहते हैं। और बताया कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा, कैपिटल एल कैपिटल डी में कौन ज्यादा पाया जाता है बताओगे? कैपिटल एल फॉर्म ज्यादा पाया जाता है। वही बताया गया बोथ यहाँ पर सिंस द अल्फा कार्बन एटम, इसके बाद कहता है दीज एग्जिस्ट बोथ इन डी एंड एल फॉर्म, दोनों बोथ डी और एल फॉर्म में पाए जाते हैं। बताया गया मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिगरेशन, ज्यादातर जो नेचर में पाए जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? एल कॉन्फिगरेशंस पाया जाता है। कह रहे हैं एल अमीनो एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप, कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। अगर NH2 को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते तो उसको कहते हैं आपका एल अमीनो एसिड है, और वही राइट साइड होता है यहाँ पर उसको कहते हैं डी अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं, तो अमीनो एसिड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर पे हम लोग यहाँ पर प्रोटीन्स को सही से पढ़ना शुरू करेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो आज इतना करते हैं, थैंक यू।